नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। स्पेशल स्टोरी में आज बात होगी कानपुर के उस बिकरू गांव की जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे प्रदेश में या ये कह लें कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। आज उस जाबाज अफसर से आपको मिलाएंगे जिसने दुबे गैंग की गोलियों का सामना किया था। आखिर कैसे दुबे गैंग ने पुलिस वालों को मारने का प्लान बनाया था। बिकरू गांव में रात को हुए कत्लेआम की आज पूरी वारदात स्पेशल स्टोरी में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कानपुर में विकास दुबे गैंग ने आखिर कैसे 8 पुलिस वालों की हत्या का प्लान बनाया। दुबे गैंग ने कैसे इतनी बड़ी साजिश रच डाली। कैसे दुबे गैंग पुलिस की टीम पर भारी पड़ गई। पुलिस टीम में शामिल रहे जाबाज ऑफिसर कौशलेंद्र प्रताप ने भारत समाचार को एक एक बात बताई है। चलिए आपको वहीं लेकर चलते हैं। 3 जुलाई को बिकरू गांव में हुए कत्लेआम की सबसे बड़ी गवाही मिल गई है। कानपुर में कैसे कत्लेआम को अंजाम दिया गया, कैसे पुलिस की टीम को जाल में फंसाकर उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आज सब आपको एक के बाद एक सिलसिलेवार पूरी वारदात के बारे में बताएंगे। उस रात को जब पुलिस की टीम विकास दुबे को पकड़ने गई थी तो कैसे पुलिस के पहुंचने के पहले ही दुबे गैंग ने कत्लेआम का पूरा प्लान बना लिया था। पुलिस की टीम में शामिल रहे एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप ने भारत समाचार को उस रात की हर वो बात बताई है जो दुबे गैंग ने धोखे से पुलिस के साथ की थी। 2/3 की रात इसी बिकरू गांव इसी जगह से पर जब पुलिस टीम पहुंची थी तो पुलिस टीम पर फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप सिंह भी घायल हुए थे जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। कौशलेंद्र, उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था ये बताइए जब आप यहाँ पहुंचे रात में। यहीं पे जेसीबी लगी हुई थी। जेसीबी का जो है इस तरफ की वो एंगल था और इधर की तरफ जो है वो पीछे वाला हिस्सा हुआ था। बस हम लोग जैसे यहाँ से बस क्रॉस करके गए हैं तो यहाँ पे जैसे पहुंचे हुए हैं, यहाँ से उस जगह पे हमें लोग दिखाई दिए थे। वो जो खिड़की दिख रही है वहाँ पे हमें लोग दिखाई दिए। तो जैसे ही लोग दिखाई दिए, चूंकि अनूप और हम लोग सब साथ में थे, तो वैसे ही अनूप जो है आगे की तरफ बढ़ा घेरने के लिए कि ऐसा ना हो जाए कि ये लोग उतर के उधर की तरफ चले जाएं। और बस हम लोग जैसे ही आगे बढ़े हैं यहाँ से, तब बाकी के लोग हमारे पीछे भी थे। तो हम लोग जो है वहाँ से जहाँ ये लोग आ रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है पहुँच पाए हैं। वैसे ही हमारे ऊपर जो फायरिंग होने लगी, यहाँ से फायरिंग हुई थी, ऊपर से यहाँ से फायरिंग हो रही थी। अच्छा। और हमारे जो पीछे लोग थे उनके ऊपर यहाँ से फायरिंग हो रही थी। अच्छा। ये वाला और इसके ऊपर भी लोग थे। और अचानक जो है फिर हमारे यहाँ पे आने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे ऊपर वहाँ से फायरिंग हो रही थी, टूटे वाले घर से फायरिंग हो रही थी। अच्छा। वहाँ से सामने हम लोग देख रहे हैं। जी जी जी। तो फिर यहाँ पे बम भी उन्होंने फेंका था। अच्छा, बम फेंका था यहाँ पर। अच्छा जी, ये टूटा जी। ऐसे करके अच्छा, आप यहाँ से गए थे? हाँ, इधर से। इस घर से फायरिंग हो रही थी? इस घर पे मैंने नहीं देख पाया था, लेकिन वहाँ से और उधर से फायरिंग हो रही थी। इस हर चौतरफा फायरिंग हो रही थी। पुलिस टीम में 12 से 13 लोग शामिल थे। पुलिस ने जैसे ही गांव में एंट्री की उसके बाद दुबे गैंग ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को संभलने का मौका भी नहीं मिला और दुबे गैंग ने एक के बाद एक कई पुलिस वालों की लाशों के ढेर लगा दिए। फिर आप लोग जब आगे आ गए, जो टीम आगे आ गई थी, कितने लोग आगे आ गए थे? करीबन हम लोग 12-13 लोग जो हैं वो अंदर जैसे भी क्रॉस कर गए थे। अच्छा। वही लोग फंस गए थे इसमें। उसमें कौन कौन लोग थे? जो इसमें मैं था, एसओ शिवराजपुर साहब थे, सीओ साहब थे, हमारे सारे हमराई थे। अच्छा। और सीओ वो अनूप, चौकी इंचार्ज अनूप, हम लोग सब के सब जो हैं वो आगे आ गए थे इसमें। अच्छा, ये बताइए आप लोगों ने क्या उनकी जो आर्म्स पावर थी उसकी जानकारी नहीं थी? जो दबिश, आपको दबिश में कौन लाया था? जानकारी नहीं थी दबिश में, तो चूंकि हमें एसओ चौबेपुर द्वारा ही सूचना दी गई थी कि चूंकि उस समय हमारे जो इंचार्ज थे वो सीओ बिल्लौर साहब थे, तो उन्होंने बताया था कि सीओ बिल्लौर साहब भी हैं, तो आप भी जो है आ जाइए और वहाँ पे एक जगह दबिश में चलना है। पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी कर ली थी। दुर्दांत विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए रात में दबिश का प्लान बनाया गया, लेकिन इसी बीच दुबे गैंग के खाकी वाले दोस्तों ने पूरा सीक्रेट प्लान दुबे को बता दिया और दुबे गैंग पुलिस के पहुंचने के पहले ही चौकन्ना हो गई। आपको नहीं लगता कि आप दूसरे सर्किल के हैं, आपके प्रभारी एसपी पश्चिम है, इनके प्रभारी एसपी ग्रामीण है,
अगर आपको दबिश में क्यों लेके आए, जबकि इनके पास सर्किल में अपने सीओ बिल्हौर की छोड़ के आए थे? नहीं, उसका कारण ये था क्योंकि उस समय हमारे सीओ साहब जो हैं वो क्वारंटाइन में चल रहे थे, तो हमारा जो चार्ज था वो सीओ बिल्हौर साहब के पास था। तो चूंकि इन्होंने तिवारी ने बताया हमको कि सीओ बिल्हौर साहब जो हैं उन्हीं ने बुलाया है, तो इस वजह से चूंकि हमारे चार्ज पे थे तो फिर मैं चला आया। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि विकास दुबे और उसकी गैंग के पास इतने खूंखार हथियार होंगे। खुद एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप ने बताया कि दुबे गैंग के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा था। छतों से काफी तेजी से फायरिंग हो रही थी और पुलिस के गांव में दाखिल होते ही स्ट्रीट लाइटों को बंद कर दिया गया। पुलिस को बचने का मौका भी नहीं मिला। पुलिस चारों तरफ से घिर चुकी थी। कितने राउंड गोलियां चली होंगी उस वक्त पुलिस वालों के ऊपर? तकरीबन जो है फर्स्ट राउंड में मुझे अच्छी तरह से याद है, तकरीबन 20-22 राउंड जो है विदिन 1 मिनट जो है वो चल गया होगा। किस तरीके का असलहे प्रयोग वो लोग कर रहे थे? असला उनके पास में जो है 12 बोर का बंदूक भी रही थी और 315 बोर का भी रहा था और तमंचा वगैरह भी निश्चित तौर पर रहा हो, क्योंकि लेकिन गोलियां जिस तरह से चल रही थी बहुत स्पीडली चल रही थी और कई सारे लोग थे, इसीलिए वो स्पीडली गोलियां चला पा वो रहे। आप लोग को देख रहे, आप लोग उनको नहीं देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे, हम लोगों ने देखा भी, और चूंकि जिस तरह से वो गाली गलौज कर रहे थे तो एक दूसरे का नाम लेके गाली गलौज भी कर रहे थे और देख भी पा रहे थे, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही थी उस समय। गाँव में बत्ती आ रही थी? हाँ, लाइट आ रही थी बिल्कुल। लेकिन वो कहा बत्ती कटवा दी गई? नहीं, वो लाइट जो है बाद में कटवाई गई थी, क्योंकि लाइट पहले जब हम लोग आए हैं तो उस समय लाइट थी। उस वक्त एक गाँव लाइट जल रही हाँ, थी। हाँ। कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए उस दिन और कितने लोग घायल हो गए? उस दिन जो है 8 लोग तो शहीद हो गए थे, बाद में जानकारी हुई, लेकिन बाद में जो मेरे साथ में जो है करीबन 4-5 लोग हम लोग जो है वो घायल हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम के गवाह ये एसओ कौशलेंद्र, जो एसओ बिठूर हैं, ये हैं जो पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे, किस तरह इन्होंने अपनी जान बचा के पुलिस पार्टी जो इनके साथ थी उसको बचाया, और साथ ही साथ जो लोग हुए शहीद उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की बता रहे हैं, और अपराधियों का पूरा फायदा मिला कि उनको अपनी पूरी भौगोलिक स्थिति की जानकारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पे अब सवाल भी उठ रहा है कि आखिर पुलिस की आने की सूचना उनको किसने दी थी, और ये स्पष्ट हो गया पुलिस ही खुद मुखबिर थी, पुलिस जी गवाह थी, पुलिस ही गुनाहगार थी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार कानपुर। अवनीश दीक्षित ने बहुत सटीक लाइन कही, पुलिस ही गवाह थी और पुलिस ही गुनाहगार थी। विकास दुबे का आतंक गांव में ऐसा था कि उसने पूरे गांव में लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था। विकास के विरोध में जो बोलता था उसकी जुबान बंद कराने का तरीका विकास जानता था। अब विकास की मौत के बाद गांव में कैसा माहौल है, यह भी आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। बिकरू गांव में विकास दुबे का आतंक था। वो आसपास के इलाकों के लिए तो दहशत था ही, लेकिन बिकरू गांव में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। बिकरू के रहने वाले लोगों की जमीनों पर विकास का कब्जा था। कुछ लोगों ने तो तहसील और पुलिस में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, और तो और विकास की नजरों में चढ़ भी गए। विकास दुबे का आतंक गांव में ही नहीं था, आसपास के इलाकों में था, और गांव के लोग तो इस कदर प्रताड़ित थे कि उनकी जमीन, किसी का मकान, किसी की संपत्ति पर विकास दुबे ने कब्जा कर रखा था। विकास की मौत के बाद अब ग्रामीणों की आवाज सामने आ रही है। जल्दी क्या आपकी कितनी जमीन कब्जा कर रखा था? 10 बीस हुई। कैसे कब्जा किया, क्या हुआ था? मतलब चकबंदी हुई तब से हमको मिला नहीं, पट्टा हुआ था 2 बीघे का, तो हम 1.5 बीघा जोते हैं। 10 बीसवा हमारा कब्जा इन्हीं के परिवार के हैं, चचेरे। इसी गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि थाना तहसील के सारे अधिकारी कर्मचारी विकास के इशारों पर चलते थे। विकास के एनकाउंटर के बाद तो ये लोग यहाँ दिख भी रहे हैं। इससे पहले तो सिर्फ विकास के दरबार में हाजिरी देने आते थे। हाँ साहब, हमारे 1 बीघा साहब। कैसे आपकी जमीन कब्जा हो गई थी? कब्जा का साहब वो डिजाइन के माले, वो माले जैसे कहा जाते वो सुनता नहीं है, तो जोते भैया हमको 30 साल हो गए। अब सवाल है कि क्या इन लोगों को इनकी जमीनें वापस मिलेंगी? तो तहसील के कर्मचारियों का कहना है कि आज से पहले किसी ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। अब जांच की जा रही है, कार्रवाई भी होगी और हकदारों की जमीनें उनको वापस मिलेंगी। पुलिस और थाना को भी उसने सेट कर रखा, तहसील भी उसके हाथ में थी। ये तहसील के लोग यहाँ मौजूद हैं कि भैया ये लोग आज आपसे याद आई इन लोगों की, पहले क्यों नहीं याद आई? इन लोग सालों से दौड़ रहे हैं तहसील में। सर इनके ये जो ये नाम है विकास दुबे, और जो ये 7 नाम और भी लिख के आए हैं कि जो कुख्यात अपराधी वगैरह लिख के आए हैं, इनके किसी भी
नाम की कोई भी एप्लीकेशन आज तक किसी भी गांव वाले ने आज तक नहीं दी है। ये रिकॉर्ड आप चेक करवा सकते हैं तहसील में। बिल्कुल सर, क्योंकि ये अवैध, क्योंकि बता रहे हैं कि जैसे 2 बीघा था या 4 बीघा था, उसमें जो है कि मतलब किसी का 1.5 बीघा है, किसी का 1 बीघा है, उसको बिल्कुल पैमाइश कराया जाएगा और जिसका भी अवैध कब्जे जिसने करा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और जमीनें वापस मिलेंगी नहीं? बिल्कुल। विकास दुबे के गांव में लोगों का कहना है कि विकास का आतंक खत्म हो गया है और अब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आजाद हों। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गैंग के बाकी लोगों पर भी कार्रवाई हो जाए तो पूरे गांव को इनके आतंक से राहत मिल जाएगी। एक आतंक से मुक्ति प्राप्त हो गई। जनमानस बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुल के बोलने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि हम अब स्वतंत्र हो गए, क्योंकि इतना खूंखार आतंकी था ये। जो चाहता था वो कर देता था। अगर किसी की आवाज़ तेज हुई तो आवाज़ दबाने की कोशिश की उसने, अगर आवाज़ नहीं दबाई तो उसको ऊपर पहुंचा दिया। इतनी भय व्यक्त थी। इनकाउंटर हो चुका है असल, लेकिन जो छोटे भैया उनके शिष्य चेला अब सैकड़ों विकास वो छोड़ गया है। निवेदन आप लोगों से ये है कि आप भय मुक्त क्षेत्र को कर दे। हमारे से प्रधानी छीनने के लिए 2 बार हमारे पर वार किया और वार करने में गांव सहम गया, पूरा इलाका सहम गया। फिर आतंक धीरे धीरे शुरू हो गए। बिकरू गांव में विकास का राज खत्म हो चुका है, लेकिन गांव में हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। गांव वालों को भी ये उम्मीद है और राजस्व विभाग की टीम भी आश्वासन कर रही है कि अब इनकी जिन जमीनों पर विकास दुबे ने कब्जा कर रखा था, वो जमीनें अब इनके कागजात देखने के बाद इनको कब्जा दिलाया जाएगा। साथ ही जो लोग इनकी जमीनों पर कब्जा किए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात है कब तक इनको इनकी जमीनों का कब्जा मिलता है या कोई दूसरा विकास दुबे या विकास दुबे का दावेदार इस गाँव पैदा होकर फिर अपना आतंक कायम कर लेता है। ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक साहब, अवनीश दीक्षित, भारत समाचार। हमीरपुर में विकास दुबे का दाहिना हाथ अमर दुबे मारा गया था। कानपुर कत्लेआम में विकास दुबे का साथ देने वाला अमर दुबे हमीरपुर में ढेर हुआ था। आखिर कैसे अमर दुबे को मारा गया था, उसका एफएसएल ने रिक्रिएशन किया है। हमीरपुर में विकास दुबे गैंग का शार्प शूटर अमर दुबे मारा गया था। मीडिया में अमर दुबे की सिर्फ डेड बॉडी ही सामने आई थी, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पुलिस ने अमर दुबे को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, कैसे अमर दुबे ढेर किया गया, कैसे अमर दुबे को दबोचने के लिए पुलिस ने पूरी प्लानिंग की थी। हमीरपुर के मोधा इलाके में पुलिस ने अमर दुबे का एनकाउंटर किया था। लखनऊ से पहुंची एफएसएल की टीम ने उसी जगह पर घटना का रिक्रिएशन किया जहां अमर दुबे मारा गया था। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह अमर दुबे का एनकाउंटर किया गया था। अमर दुबे पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, जिसमें पुलिस वाले घायल भी हुए थे। देखिए, कुछ इसी तरह से एसटीएफ और पुलिस वालों ने अमर दुबे को मार गिराया था। और जिस तरह से उस दिन जो घटना घटित हुई थी, उस घटना को हम लोगों ने फिर से एक बार इसको बनाया है और उसको देखा है कि किस तरह से इनको उसने फायर किया, बदमाश ने इनके ऊपर फायर किया। फिर उन्होंने अपने आत्मरक्षार्थ उसकी जवाबी फायरिंग की और किन परिस्थितियों में उसको चोटें आईं या पुलिस वालों को जो चोटें आईं, उन सारी चोटों को देखते हुए और कैसे उसके साथ जो घटना घटित हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, उसी को हम लोगों ने फिर से किया इन लोगों के अभिकथन के आधार पर। देखिए कैसे एसटीएफ की टीम ने अमर दुबे को अपना निशाना बनाया था। अमर दुबे पुलिस वालों से बचने के लिए उन पर फायरिंग भी कर रहा था। जरा सी चूक होने पर अमर दुबे पुलिस वालों की जान ले सकता था, लेकिन ऑपरेशन में शामिल पुलिस जवानों ने बड़ी सूझबूझ से अमर दुबे को दबोचा। अगर पुलिस टीम से जरा भी चूक होती तो अमर दुबे पुलिस पर भारी पड़ जाता, लेकिन पुलिस ने अमर दुबे को बचने का मौका नहीं दिया और ऑन द स्पॉट ही ढेर कर दिया। एफएसएल की टीम अब उस एनकाउंटर की जाँच कर रही है। हमीरपुर से भारत समाचार के लिए असद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक लिस्ट तैयार कर ली है और अब इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है। विकास दुबे के एनकाउंटर और उसके गैंग के सफाये के बाद अब यूपी पुलिस दूसरे अपराधियों पर भी कार्रवाई का मन बना चुकी है। लिस्ट तैयार करके अब खूंखार अपराधियों पर कार्रवाई होगी।
प्रदेश में टॉप 10 में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह के नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम गाजीपुर के मुख्तार अंसारी का है, जो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। दूसरे नंबर पर गाजीपुर के उमेश राय का नाम है, जो केंद्रीय कारागार रामपुर में बंद हैं। तीसरे नंबर पर गाजीपुर के त्रिभुवन सिंह हैं, जो केंद्रीय कारागार मिर्जापुर में बंद हैं। चौथे नंबर पर प्रयागराज के अतीक अहमद का नाम है, जो गुजरात के साबरमती कारागार में बंद है। अम्बेडकर नगर के खान मुबारक लखनऊ जेल में बंद हैं। लखनऊ के मोहम्मद सलीम जिला कारागार फतेहगढ़ में बंद हैं। लखनऊ के ही सोहराब जिला कारागार फतेहगढ़ में बंद हैं और मोहम्मद रुस्तम कानपुर जेल में बंद हैं। लखनऊ के ही ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव बरेली जेल में बंद हैं। वाराणसी के ब्रजेश कुमार सिंह केंद्रीय कारागार वाराणसी में बंद हैं। 10वें नंबर पर वाराणसी का सुभाष सिंह ठाकुर है, जो केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बंद है। आजमगढ़ के ध्रुव कुमार सिंह बलिया जेल में बंद हैं। बिजनौर के मुनीर मंडोली जेल दिल्ली में बंद हैं। मुजफ्फरनगर के संजीव महेश्वरी जिला कारागार लखनऊ में बंद हैं और गौतम बुद्ध नगर का सुंदर भाटी हमीरपुर में बंद है। गौतम बुद्ध नगर का अनिल दुजाना महाराजगंज जेल में है। गौतम बुद्ध नगर का ही अनिल भाटी कौसाम्बी में और सिंहराज भाटी फैजाबाद जेल में बंद है। गौतम बुद्ध नगर के ही सुशील कानपुर जेल में, अंकित गुर्जर महाराजगंज में और अमित कसाना गौतम बुद्ध नगर में बंद है। शामली का आकाश जाट गाजियाबाद में बंद है। मेरठ का उधम सिंह केंद्रीय कारागार नैनी जेल में बंद है। मेरठ का ही योगेश भदौड़ा सिद्धार्थ नगर में बंद है और बागपत का अजीत उर्फ हप्पू केंद्रीय कारागार बरेली में बंद है। प्रदेश के बड़े अपराधियों के साथ साथ मंडल स्तर के माफियाओं की लिस्ट भी अलग से जारी की गई है, जिसमें सबसे पहला नाम लल्लू यादव का है, जो लखनऊ जिले का रहने वाला है और इस समय जमानत पर है। मऊ का रमेश सिंह वाराणसी जेल में बंद है। देवरिया का संजीव द्विवेदी जमानत पर है। प्रतापगढ़ के मुलायम यादव बरेली जेल में बंद हैं। प्रयागराज का राजेश यादव बाहर है। प्रयागराज का ही बच्चा पासी और दिलीप मिश्रा घर पर है। सरकार ने माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे इनके ऊपर अब सख्त कार्रवाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कानपुर कांड में एक सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है, यानी इस आयोग में एक ही सदस्य हैं। ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। अब जांच करके शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। कानपुर कत्लेआम की हर कड़ी से पर्दा उठाने के लिए सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। अब आयोग 2 महीने बाद सरकार को पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। आयोग का मुख्यालय कानपुर में ही बनाया गया है, जिससे आयोग जल्द से जल्द जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप सके। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल के साथ डीएम समेत पुलिस के कई अधिकारी भी बिकरू गाँव पहुँचे और लोगों से पूछताछ की। कानपुर के बिकरू गाँव में हुए विकास दुबे कांड के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। ये एक सदस्यीय गठन जो आयोग किया गया, उसके सब जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को दी गई है, जो आज गांव पहुंचे हैं और यहां पर गांव वालों से बयान भी ले रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। इस आयोग का कार्यकाल 2 माह रखा गया, जो पूरे घटनाक्रम जो 1-2/3 जुलाई की रात से शुरू हुआ था और 10 तारीख को खत्म हुआ, जब विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। पूरे तथ्यों की जांच करेगा और अपनी पूरी जांच रिपोर्ट 2 महीने बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे कांड की एक महत्वपूर्ण कड़ी राहुल तिवारी, जिसकी एफआईआर पर पुलिस यहाँ पर दबिश देने आई थी, वो आज तक गायब है। उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। ना उसके घर वालों को जानकारी है कि राहुल कहाँ है, ना यहाँ के अधिकारियों को, जो इस पूरे महत्वपूर्ण केस की कड़ी था। तो निश्चित रूप से अभी एसआईटी भी जांच कर चुकी है और अब न्यायिक आयोग भी आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच पर उंगली उठना लाजमी भी है कि आखिर जो मुख्य वादी था पूरे केस का, जिसके चलते इतना बड़ा कांड हुआ, इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 7 घायल हो गए, वो आज तक कहाँ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। और अब बात सियासी जगत की होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन सियासत गर्म है और ऐसे में अजय लल्लू ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। लल्लू का यह कहना है कि 2022 में प्रियंका गांधी ही चेहरा होंगी कांग्रेस की तरफ से।
तो क्या 2022 में कांग्रेस प्रियंका गांधी को सीएम पद का चेहरा बनाने जा रही है? हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की खासियत है कि यहाँ चुनाव हो या ना हो, लेकिन सियासत हमेशा सुर्खियों में रहती है। कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी बनने के बाद से लगातार प्रियंका गांधी यूपी का दौरा करती रहती हैं। ट्विटर पर प्रियंका गांधी यूपी के मुद्दों को उठाती हैं, तो हाल ही में विकास दुबे के मुद्दे पर भी उन्होंने पूरी मुखरता के साथ सरकार पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी का फोकस है 2022। करीब 3 दशक से यूपी में सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस, जिसके पास 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में सिर्फ एक सांसद है, वो भी खुद कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिसके पास 403 विधानसभा वाले प्रदेश में विधायकों की संख्या दहाई में भी नहीं है। उस प्रदेश में प्रियंका गांधी कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना संजोए हैं। प्रियंका गांधी का करिश्मा कितना चलेगा कितना नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साफ कर दिया है कि 2022 में प्रियंका गांधी ही होंगी कांग्रेस का चेहरा। 2022 में यूपी में कांग्रेस का होंगी चेहरा। प्रियंका ही होंगी मुख्यमंत्री पद की दावेदार। कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन। आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर रही हैं। हमें भरोसा है उनका मेहनत जाया नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं पर जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रियंका गांधी के ही निर्देश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद यूपी में ब्राह्मणों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के मिशन में जुट गए हैं। वो ब्राह्मण चेतना परिषद बनाकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं ताकि ब्राह्मणों को जोड़ा जा सके। यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की पहली पसंद कांग्रेस रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका कांग्रेस से मोहभंग होता चला गया। अब देखना होगा कि क्या 2022 में ब्राह्मणों के साथ से कांग्रेस कमाल कर पाएगी और क्या प्रियंका गांधी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। इधर किसानों की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक मुसीबत से किसान उभर नहीं पाता कि दूसरी मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाती है। बेचारे किसानों पर इस साल मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोरोना पहले से ही रुला रहा था और अब बाढ़ तांडव मचा रही। कई जिलों में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया है कि किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। गोंडा में नहर विभाग की लापरवाही के कारण हजारों हेक्टेयर फसल पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गई। घाघरा और सरयू नदी में पानी छोड़े जाने के बाद गोंडा में नहर का कटान हो गया। पहले से तैयारी नहीं होने के चलते किसानों की फसलें जलमग्न हो गई और किसान मायूस हैं। सिंचाई विभाग की अधूरी तैयारी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हरदोई में बाढ़ के पानी से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। मझिला इलाके में नहर की पटरी कटने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। किसानों की कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। नहर विभाग की अधूरी तैयारियों का खामियाजा किसानों को चुकाना पड़ा है। अगर पहले से बेहतर तैयारी होती तो किसानों का इतना नुकसान न होता। पानी इतना ज्यादा था कि सरकारी दफ्तर पानी में डूबने लगे, सड़कों पर पानी भर गया, किसानों की फसलें डूब गई। कभी कुदरत का कहर तो कभी अधिकारियों की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इधर कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है। जो व्यक्ति पॉजिटिव हैं, जो अभी भी हमारी कोविड फैसिलिटी में है, उनकी संख्या 12,972 है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 196 मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 2,578 हो चुकी है। गाजियाबाद में 120 नए कोरोना मरीज मिले हैं और लगातार मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
नोएडा में 90 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 3495 हो गई है। कानपुर में 87 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कानपुर में कुल मरीज 1836 हो चुके हैं और अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 888 हो चुका है और अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलंदशहर में 27 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 932 हो गई है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। बलिया में 25 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 418 हो चुकी है। लखीमपुर में 22 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में मरीजों की कुल संख्या 176 हो चुकी है। संत कबीर नगर में 20 नए कोरोना मरीज मिले। जिले में कुल आंकड़ा 404 हो गया है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हापुड़ में 15 नए कोरोना मरीज मिले। जिले में कुल मरीजों की संख्या 921 है और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।